एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी डिले किए। तो आ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्या पढ़ना था आज हमें? गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग दीप्ति, बाकी लोग कहाँ रह गए? गुड मॉर्निंग गरिमा, बाकी बच्चे कहाँ रह गए आज? प्रोडक्शन फंक्शन, हाँ आज हमें क्या पढ़ना था? प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए क्या पढ़ना आज हमें, प्रोडक्शन फंक्शन। बताइए क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, कौन कौन से फैक्टर है जिनका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर प्राइसेस हैं, आप भी बताइए। चलिए हम लेट नहीं करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो देखिए, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए उत्पादन के कुल 4 साधन हैं, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम लोग क्या देखिए, इसमें ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या आपसे पूछा था एग्जाम में कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, तो आप याद रखिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 फैक्टर प्राइसेस कौन कौन से हैं, तो 4 फैक्टर प्राइसेस वही हैं जो हम इन्हें पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए लैंड को हम क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को क्या पे करते हैं? वेज। कैपिटल को पे करते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या पे करते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या है? ये 4 फैक्टर प्राइसेस है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और 4 फैक्टर प्राइसेस यानी साधन कीमत क्या है? वो है रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए किसी कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए देखिए, ये जो 4 फैक्टर है इसके बेसिस पर जो प्रोडक्शन फंक्शन बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? आउटपुट। क्यों, क्या है आउटपुट? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर हैं और इनके बेसिस पे जो प्रोडक्शन फंक्शन बना वो कुछ इस तरीके से बना। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहते हैं कि अगर हमको इकोनॉमी में कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो कम से कम होने चाहिए। हमारे पास जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे कैलकुलेशन करना उतना ही हमारे लिए क्या हो जाएगा? टफ होता जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन में लैंड को और एंटरप्रेन्योर को कांस्टेंट माना। उन्होंने कहा कि जो लैंड है और एंटरप्रेन्योर है प्रोडक्शन फंक्शन में इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। इनमें जो चेंजेस आता है लैंड में और जो उद्यमी है उसमें जो चेंज है वो बहुत ही लंबे समय के बाद आता है, इसलिए उन्होंने इसको कांस्टेंट मान लिया। और जो प्रोडक्शन फंक्शन बनाया उन्होंने, फिर इसके बाद वो क्या बना? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ ओनली लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। उन्होंने ये प्रोडक्शन फंक्शन बनाया, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है कि शॉर्ट टर्म में, जब आपका शॉर्ट टर्म होता है उसमें क्या होता है कि दोनों फैक्टर में वेरी नहीं करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में केवल लेबर में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या चाहते हैं कि हमको अपना लेबर बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मशीनरी में चेंजेस शॉर्ट टर्म में नहीं ला सकते हैं। इसलिए इसको भी जो प्रोडक्शन फंक्शन बना है इसको भी इकोनॉमिस्ट ने दो भागों में डिवाइड किया है। किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। देखिए क्या है? On the basis of time period, the production function is divided into 2 part. First part क्या बना आपका? Short term production function। एक जो बन के आया short term production function, और दूसरा जो बनकर आया वो क्या आया? Long term
प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन बना। शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन फंक्शन जो बना वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन जो हिंदी वाले बच्चे उसको क्या बोलते हैं, याद कर लीजिए, उत्पादन फनल। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो शॉर्ट टर्म में आपका प्रोडक्शन फंक्शन बना वो क्या था, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, और कैपिटल को उन्होंने क्या कहा, कांस्टेंट मान लिया। उन्होंने क्या कहा कि शॉर्ट टर्म में अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेबर में कमी या वृद्धि कर सकता है। ठीक है, वो कैपिटल में चेंजेस यानी मशीनरी में चेंजेस नहीं कर सकता। अगर जो उत्पादक है वो चाहता है उत्पादन बढ़ाना, तो वो सिर्फ लेबर को बढ़ा सकता है, वो अपनी मशीनरी को शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ा सकता। यानी मशीनरी जो है, कैपिटल जो है, वो शॉर्ट टर्म में क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसमें चेंजेस नहीं आ सकता। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज देखिए। और उन्होंने क्या कहा कि लॉन्ग टर्म एक लंबी अवधि है। अगर प्रोड्यूसर चाहता है अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, तो लॉन्ग टर्म में लेबर और कैपिटल दोनों को ही वेरी करा सकते हैं, यानी दोनों में चेंजेस ला सकते हैं। जितना चाहे उतना लेबर बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे उतनी मशीनरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ। ठीक है, तो याद कर लीजिए, शॉर्ट टर्म में ओनली लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, और कैपिटल ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर, ये कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर लेबर एंड कैपिटल बोथ आर वेरिएबल फैक्टर, यानी लॉन्ग टर्म में हम दोनों में जितना चाहे उतना वृद्धि कर सकते हैं अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है मैम, चलिए ठीक है, क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको प्रोडक्शन फंक्शन में एक और चीज पढ़नी है, वो क्या है, रिटर्न्स। ठीक है, जो उत्पादन प्रोडक्शन में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आपको पता है कि 3 टाइप के रिटर्न जो है प्रोडक्शन में मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आप याद रखिए, ऑफ रिटर्न्स। 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कौन कौन से हैं, पहला है आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है, दूसरा आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट रिटर्न्स, और थर्ड क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये 3 टाइप के रिटर्न्स जो है आपको प्रोडक्शन फंक्शन में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन था, क्या था, शॉर्ट टर्म में जो आप प्रोडक्शन फंक्शन यूज करते हैं वो क्या था, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ ओनली लेबर। ठीक है, आउटपुट जो है वो फंक्शन किसका है, लेबर का। तो अगर अब आपको इसको समझने के लिए एक चीज और समझिए कि अगर आप लेबर में वृद्धि करना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एन से, और जो आउटपुट में लेबर को बढ़ाने से इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो ध्यान रखिए, एन क्या है, चेंज इन लेबर, चेंज इन लेबर, और एम क्या है, चेंज इन आउटपुट। चेंज का मतलब होता है कमी या वृद्धि करना। ठीक है, आप कमी भी कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, रिटर्न्स का इफेक्ट देखिए कैसे होगा। तो अगर इस बेसिस पे आपका जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल एन। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आपने लेबर को बढ़ाया, और लेबर को बढ़ाने से मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ आपको, देखिए क्या होता है कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, अगर उसको उत्पादन बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, वो अपने लेबर को बढ़ाएगा। लेबर को बढ़ाना है अगर उसने, तो उसने क्या किया कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ाया, और लेबर बढ़ाने से अगर आउटपुट में जो वृद्धि हुई वो उससे ज्यादा हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न।
ठीक है, मतलब हमने जितना लेबर बढ़ाया आउटपुट में जो वृद्धि हुई उससे ज्यादा हुई। लेबर में हमने जितना वृद्धि किया उससे जो आउटपुट बढ़ा वो लेबर में बढ़ाई गई मात्रा से ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर हमने लेबर को बढ़ाया और आउटपुट में जो वृद्धि हुई वो लेबर में बढ़ाई गई मात्रा के बराबर ही है, यानी जितना लेबर बढ़ाया आउटपुट भी अगर उतना ही बढ़ा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न। आउटपुट जो बढ़ा है वो बढ़ाए गए लेबर की मात्रा के बराबर ही है, तो इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स। और अगर हमने लेबर को जितना बढ़ाया है आउटपुट में जो वृद्धि हुई है वो उससे कई गुना कम है, मान लीजिए हमने लेबर 10 गुना बढ़ाया और आउटपुट में जो वृद्धि हुई वो सिर्फ 5 गुना हुआ या 8 गुना ही हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, m इज लेस देन n, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चले। ये 3 टाइप के रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में। चलिए अब हमें एक और चीज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, टीपी, एपी, एमपी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपको इसको बताना है, तो चलिए बताइए क्या है टीपी, एपी, एमपी। तो देखिए 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा है, पहला टीपी, दूसरा क्या है, एपी, और तीसरा क्या है, एमपी। बताइए क्या है ये तीनों, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। बताइए टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन इन अ डे बाय अ लेबर, बाय अ लेबर नहीं होगा, बाय ऑल लेबर होगा। ठीक है, दीप्ति जी आप सही बता रहे हैं, क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बाय ऑल लेबर। ठीक है, इन अ डे मतलब प्रोडक्शन में जितने भी लेबर लगे हैं उन्होंने एक दिन में कुल जितना भी उत्पादन किया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन बाय ऑल लेबर इन अ डे, मतलब सभी लेबर मिलकर एक दिन में जितना उत्पादन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्टिविटी। मान लीजिए 10 लेबर हैं और 10 लेबर ने मिलकर कुल 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी हो गई आपकी, 100 यूनिट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी बताइए क्या होता है, अच्छा रिया जी ने पहले आंसर दे दिया, बताइए क्या है एवरेज प्रोडक्टिविटी, बताइए, पर यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, पर लेबर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब प्रत्येक लेबर ने मिलकर, एक एक लेबर ने एक दिन में कितना उत्पादन किया है वो हम बताएंगे, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए क्या होता है, चलिए मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। ठीक है, एमपी बताइए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन जरूरी है भाई, कोई भी एग्जाम में आप जाइए पहले आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन बताइए,
और जितने भी बच्चे यहाँ पर कहते हैं ना मैम हिंदी में पढ़ाइए हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं बता दूँ आप सिर्फ हिंदी में स्टेट बोर्ड में ही जा सकते हैं। अगर आप केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको इंग्लिश आना चाहिए। आपने यूट्यूब में बहुत सारे पढ़े होंगे, इंग्लिश हिंदी का कोई मैटर नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे कहा गया था कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, आपको सब कुछ आना चाहिए, डेफिनेशन भी आना चाहिए, सिर्फ थियरी को समझ लेना ही नहीं है, आपको अपने वर्ड्स में बोलने आना चाहिए, डेफिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एन एडिशनल यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू increase and additional लेबर, ठीक है। एक एडिशनल लेबर को लगाने से आउटपुट में कितना एडिशनल चेंज आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एडिशनल का मतलब एक अतिरिक्त लेबर लगाने से, ठीक है। मान लीजिए पहले आपने 10 लेबर लगाया था तो आपका उत्पादन 100 यूनिट हो रहा था, और अगर आपने अब 11 लेबर लगाया है यानी एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया है, तो आपका आउटपुट कितना बढ़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, टीपी को अगर आपको फाइंड करना है तो टीपी इज इक्वल्स क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टीपी इज इक्वल्स, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टीपी इज इक्वल्स AR इनटू क्वांटिटी, ठीक है। AR इनटू क्वांटिटी ये भी होता है, और इसके अलावा टीपी को क्या लिख सकते हैं, टीपी इज इक्वल्स समेशन ऑफ MP, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला आपको टीपी का याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस अब इजी लेवल के क्वेश्चंस कहे जाते हैं, पर आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी वालों को तो मस्ट ही याद होना चाहिए, क्योंकि पीजीटी में ये क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड में समझा जाता है। बेबी नेट वालों के लिए तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, जितने भी नेट के स्टूडेंट होंगे मुझे उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, पर पीजीटी वाले स्टूडेंट को सब पढ़ना है, और मुझे तो भाई सबको सब कुछ पढ़ाना है, ठीक है। तो ये टीपी का आपका फॉर्मूला हो गया, आप याद कर लीजिए। आपको पता है प्राइस जो है AR के बराबर होता है, इसलिए ये भी ठीक है, आपको याद करना है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है, पर लेबर प्रोडक्शन, मतलब एक लेबर ने दिन भर में कुल कितना उत्पादन किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए AP इज इक्वल्स टू होता है TP अपॉन L, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर, एक लेबर ने जितने भी लेबर लगे हुए हैं वो जब आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका एक लेबर का प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है TP जो है वो आउटपुट के बराबर होता है, तो AP इज इक्वल्स Q अपॉन L, इसको आप APL भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए टोटल आपका आउटपुट जो है वो 100 यूनिट हो रहा है, 10 लेबर मिलकर 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक लेबर का कितना हो जाएगा, एक लेबर जो है एवरेज 10 यूनिट बना रहा है, ठीक है। एवरेज है ये, एवरेज प्रोडक्टिविटी मतलब एवरेज एक लेबर जो है वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। ऑल क्लियर मैम, ओके, अच्छी बात है, क्लियर है। तो मैम आपकी तबीयत कैसी है, मेरी तबीयत ठीक है दीप्ति जी, तो थोड़ा वायरल हो गया था पर मैं अभी बेटर हूँ। चलिए देखिए गर्मी ज़्यादा है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। इस समय डिहाइड्रेशन, वायरल फीवर बहुत ही आसानी से पकड़ ले रहा है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब आपको बताना है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिविटी माइनस टोटल प्रोडक्टिविटी अपॉन n माइनस 1। मैंने कैसे लिख दिया,
देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है TPN माइनस TPN-1। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद करिए, आपका काम है फॉर्मूला याद करना। ठीक है, या तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम उत्पाद माइनस प्रारंभिक उत्पाद। ठीक है, और MP का एक और फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, और चेंज इन TP अपॉन चेंज इन Q, चेंज इन L। ठीक है, मैम MP देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि MP जब आप एक अतिरिक्त लेबर को बढ़ाते हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो उससे आउटपुट में जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आप फॉर्मूला से भी समझिए, मान लीजिए आपने जनवरी के महीने में 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, और आपने फरवरी में 1100 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, पहले आप ये लिख लीजिए फिर मैं आपको समझा दूंगी। आप यहाँ पर देखिए चेंज इन TP का मतलब क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन TP भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन Q अपॉन चेंज इन L। ठीक है, चेंज इन Q का मतलब क्या होता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन चेंज इन L का मतलब होगा L2 माइनस L1। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है MP। मैंने क्या बताया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स होता है TP इन टाइम पीरियड N और माइनस TP इन टाइम पीरियड N-1। ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखिए क्या है, जनवरी में आपने मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, जनवरी महीने में आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया और फरवरी में आपने मान लीजिए फेब में आपने कितना लिया, 110 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया। मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्या है, अंतिम उत्पाद माइनस प्रारंभिक उत्पाद। ठीक है, तो क्या हो गया, हिंदी में इसलिए बताया ताकि आप यहाँ पे N और N1 का मतलब समझिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका हो गया जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो फरवरी में से आप एक महीना माइनस करेंगे तो जनवरी हो गया, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, और फरवरी कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। तो फरवरी में आपने आउटपुट कितना बनाया, 110 यूनिट, और जनवरी में कितना बनाया, 100 यूनिट। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, जब आपने एक अतिरिक्त लेबर लगाया था तो आपका आउटपुट बढ़कर कितना हुआ, 10। मतलब आपने एक लेबर जो एक्स्ट्रा लगाया उसने कुल कितना उत्पादन बनाया, 10 यूनिट का। ठीक है, समझ आया अभी? समझ आया प्रिया जी? दूसरे फॉर्मूला से भी आप देख लीजिए, दूसरा फॉर्मूला क्या था, MP इज इक्वल्स चेंज इन Q अपॉन चेंज इन L। चेंज इन Q का मतलब है Q2 माइनस Q1, L का मतलब है L2 माइनस L1। ठीक है, मान लीजिए दो लेबर हैं, दो लेबर मिलकर 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाया तो अब कितना 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको पूछा जाएगा कि जो एक्स्ट्रा लेबर आपने बढ़ाया है वो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक्स्ट्रा। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, पहले जो आपके लेबर लगे हुए थे, 2 लेबर लगे थे। ठीक है, 2 लेबर मिलकर 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो 2 लेबर कितने हो गए, L1। ठीक है, L1 कितना हो गया आपका, L1 हो गया 2। ठीक है, आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो L2 कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और आउटपुट पहले कितना था, 2 लेबर मिलकर 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो Q1 कितना होगा आपका 4। और मैंने क्या बोला कि जब आपने एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाया तो आपका जो आउटपुट हो गया वो 6 हो गया, तो Q2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6। ठीक है, ये 6 यूनिट हो गया। तो अब आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिए और फाइंड करिए, निकल जाएगा। देखिए Q2 माइनस Q1 6 माइनस 4 अपॉन L2 माइनस L1 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 2 अपॉन 2। गलत हो रहा है क्या, कुछ सही है? तो
4 यूनिट, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। -2, अच्छा हाँ यहाँ पे 3 - 2 है। तो आपका कितना हो गया 1। तो जो आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया उसने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, देखिए 2। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई 2। अब समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। क्लियर मैम, बहुत हंस रही है रिया जी आप। चलिए अच्छी बात है, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। क्लियर है ना, बस ये होना चाहिए। चलिए हमें नेक्स्ट पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। चलिए बताइए क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न, आपको पता है कि हमें शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। तो चलिए बताइए, हम शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म थियरी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है, आंसर कीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है। देखिए क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्या बोलती है, देखिए हमने पढ़ चुके हैं हम पहले भी कि जैसे क्या होता है कि किसी भी मशीनरी की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, कोई चाय बनाने वाली चाय पत्ती बनाने वाली फर्म है और उसने एक बड़ी मशीनरी लगा रखी है, ठीक है। उस मशीनरी का जो की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम मान लीजिए 10 कुछ भी ले लीजिए 25 टन जो है वो क्या कर सकती है, चाय पत्ती जो है बना सकती है, ठीक है। कोई फर्म है, उसने एक बड़ी मशीनरी लगा रखी है, उस मशीनरी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यानी वो मैक्सिमम 25 टन जो है चाय पत्ती प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और 25 टन चाय पत्ती प्रोड्यूस करने में मैक्सिमम जो है आपके 10 लेबर लग रहे हैं, यानी उस मशीनरी की कैपेसिटी एक क्षमता हो गई कि वो 25 टन से ज़्यादा जो है चाय पत्ती नहीं बना सकती, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। और 25 टन चाय पत्ती बनाने के लिए मैक्सिमम जो है 10 लेबर की आवश्यकता, उससे ज़्यादा उस पर लेबर नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, उसकी कैपेसिटी है, उस पर इतने लेबर लगाए जा सकते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता भी आपको पता है, उस पर कितने लेबर भी लगाए जा सकते हैं उसको, वो भी आपको पता है। तो ऐसे में अगर एक प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, उसे पता है कि मेरी मशीनरी की कैपेसिटी 25 टन ही है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती, उसके बाद भी वो लेबर लगा रहा है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो क्या उसको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा? देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको पता है हर मशीनरी की एक क्षमता है, अगर आप उससे ज़्यादा उसे प्रोडक्शन करेंगे तो मशीनरी क्या होती है, डैमेज होने लगती है। आपने देखा मशीनरी जल जाती है, ओवरलोडेड होने की वजह से मशीनरी काम करना बंद कर देती है, उसमें घिसावट होता है या वो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नहीं ले पा रही है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का डिमिनिशिंग रिटर्न है। हर चीज़ की एक क्षमता होती है, उस क्षमता से अगर बाहर आप प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, वो आपको नेगेटिव रिटर्न देने लगता है। जैसे हम खाना भी खाते हैं, हमने क्या पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी में कि हमारी भी एक क्षमता है, भूख की भी एक क्षमता है। हमें जब भूख लगती है तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर उसके बाद अगर हमको कोई और भी दे खाने के लिए तो क्या होगा, हमारा जो यूटिलिटी हमको उससे मिलती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, तो अगर उन्हें एक हफ्ते बैठा के लगातार आप पिज़्ज़ा देना शुरू कर दो, उसके बाद वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा भाई, अब इसको नहीं चाहिए, मतलब मुझे इसे खाने से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न है, हर चीज़ में आपको एक नेगेटिव रिटर्न मिलने लगता है एक समय के बाद। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यही कहती है
कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीनरी पर एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाते जाते हैं, तो पहले हमें उससे क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, उसके बाद हमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं गलत बोल गई शायद। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक लेबर को लगाते जाता है, एक अतिरिक्त लेबर को लगाते जाता है, तो इनिशियली तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा, उससे कांस्टेंट रिटर्न मिलेंगे। देन क्या है, अगर वो उससे ज़्यादा लेबर लगाता है तो क्या होगा, उसको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लगते हैं। तो इसको ही हमें पढ़ना है। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं ग्राफ बनाऊं और बताऊं। चलिए देखिए क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न, और हमने ये कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ लिया, हम प्रोड्यूसर थ्योरी में भी पढ़ेंगे। तो हमें लगता नहीं कि स्केड्यूल से आपको समझने की जरूरत है, हम डायरेक्ट ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, और ये है आपका टीपी कर्व, ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी, ये है आपका एमपी, और ये है आपका एपी। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज, और ये है आपका थर्ड स्टेज। सभी लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, आराम से पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है आपका, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी कर्व जो है अपना कर्वेचर चेंज करता है। देखिए पहले ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रही थी, अभी अपना बेंड होकर चेंज कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक और चीज़ देखिए, ये पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर आपका MP = 0 है, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब अभी मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, फिर हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका MP जो है नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थियरी भी है ये, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन, पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए क्या कहता है, टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व। देखिए क्या होता है, जैसे जब भी एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो हमेशा लेबर को बढ़ाते जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि हर मशीनरी की एक क्षमता होती है, हर मशीनरी पर 10, 4, 5 लेबर कुछ भी लग सकते हैं। मान लीजिए किसी मशीनरी की क्षमता है कि उस पर सिर्फ 10 लेबर लगाए जा सकते हैं। अब अगर प्रोड्यूसर जो है सोचता है कि अपने लेबर को बढ़ाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको इस ग्राफ में देखना है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन शुरू करता है, ध्यान दीजिएगा,
जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन शुरू करता है तो इनिशियली उसको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पर उसको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखिए अभी जो प्रोड्यूसर है उसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, उसने मशीनरी जो लगाई है वो नई नई है, तो उस पर लेबर लगाने से उसको क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है। जब कोई मशीनरी नई होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाती है, ठीक है। तो वैसे में क्या मिलता है आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसको इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। अब उसको पता है कि जैसे जैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, वो सोच रहा है कि मुझे इतना पर ही नहीं रुकना है, मुझे अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना है। वो लगातार अपने लेबर को मशीनरी पर बढ़ाया जा रहा है ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पर प्रोड्यूसर को इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पर आपका एमपी जो है वो क्या हो गया है, मैक्सिमम है। देखिए एमपी यहाँ पर आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम है, यानी कि एक लेबर लगाने से जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता था अतिरिक्त लेबर लगाने से उतना यहाँ पर हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपकी मैक्सिमम है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसके आगे अगर एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो मिल रहा है रिटर्न लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। पहले एक लेबर को लगाने से जहां 3 यूनिट बढ़ रहा था, उसके बाद 5 यूनिट बढ़ा, फिर इकट्ठे 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट बढ़ा, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, कम रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड स्टेज है वहां पर आपका टीपी जो है इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैक्सिमम होकर डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है। गिर तो रही है लेकिन यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा एमपी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर एमपी पॉजिटिव है लेकिन ये गिर रही है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज के बाद जहाँ पर आपका टीपी जो है इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया है, यानी अब मशीनरी पर अगर एक्स्ट्रा लेबर लगाया जाएगा तो इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। मान लीजिए वो 25 टन बनाती थी तो ये पॉइंट है कि मशीनरी अपने 25 टन पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अगर अब इस पर लेबर बढ़ाया जाएगा तो प्रोडक्शन जो है उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, यानी अगर अब लेबर बढ़ाया जाता है तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है आपका, गिरने लगेगा। देखिए टीपी यहाँ पर क्या हो रहा है, टीपी यहाँ पर फॉल हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिविटी आपका गिर रहा है। अगर यहाँ पर आप प्रोडक्शन बढ़ेगा और लेबर बढ़ाया जाएगा तो प्रोडक्शन में क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेगी। और आपका जो एमपी है वो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी आपका 0 हो जाएगा। अगर इसके आगे लेबर बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, एमपी जो है वो आपका नेगेटिव रिटर्न देगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए। देखिए फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखती हूँ। इस ग्राफ को ध्यान में रखिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एमपी आपका मैक्सिमम है, जब टीपी और जब सेकेंड स्टेज में आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से तो वहां पर एमपी जो है वो गिर रहा है लेकिन वहां पर वो पॉजिटिव है, ठीक है। 0 भी नहीं हुआ अभी तक, वो पॉजिटिव है। और जब आपका टीपी मैक्सिमम है तो आपका एमपी यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 0। अब इस पॉइंट के आगे अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो एमपी जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक अतिरिक्त लेबर लगाने से आपका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि वो आपको डिक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है, आपकी मशीन में घिसावट ला रहा है, ठीक है, आपकी कॉस्टिंग को बढ़ा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न। चलिए देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेज में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। पहले तो ये पॉइंट नोट कीजिए, इंक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है। दूसरा क्या है, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका एमपी जो है क्या है, एमपी इज मैक्सिमम। आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में, स्टेटमेंट याद रखिएगा।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है मैक्सिमम है। दूसरा क्या है देखिए, इस पॉइंट पर एमपी जो है आपका मैक्सिमम है। सेकेंड स्टेज में क्या है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। इन सेकेंड स्टेज प्रोड्यूसर are getting increasing return but decreasing rates। डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, बट एमपी इज नो, गलत हो गया, नॉट वर्किंग, एंड एमपी इज फॉलिंग। ये सारे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपी इज फॉलिंग बट पॉजिटिव है, ठीक है, एमपी फॉल तो हो रहा है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो स्टेटमेंट ये पूछे जाते हैं, आपको यहाँ बोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज, ठीक है। और एट पॉइंट जो टॉप पॉइंट है जहां पर टीपी आपका, ये लिख दे रही हूँ मैं, एट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एट पॉइंट ए टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज जीरो, ठीक है। यहाँ पर एमपी आपका जीरो है और टीपी मैक्सिमम है, लिख दे रही हूँ, एट पॉइंट ए टीपी यानी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है, is maximum and MP is zero, MP is zero, MP is zero, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है जहां पर MP जीरो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। जहां पर आपका MP जीरो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब है कि जो मशीनरी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। उनसे जितना प्रोडक्शन किया जा सकता था, जितना आउटपुट बनाया जा सकता था, उतना बनाया जा रहा है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। याद कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं, तो थर्ड स्टेज को इकोनॉमिक ऑफ नॉनसेंस कहते हैं। इकोनॉमिक ऑफ नॉनसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, जो भी रैशनल कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर होगा, वो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो किस एरिया में यानी किस स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहता है। तो देखिए, जो एक रैशनल प्रोड्यूसर है, आपसे पूछा जाएगा वो फर्स्ट स्टेज में क्यों प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, जबकि उसे यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं। सेकेंड स्टेज में उसको इंक्रीजिंग रिटर्न तो मिल रहे हैं लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट, और थर्ड स्टेज में तो उसका भाई प्रोडक्शन फॉल हो रहा है। तो बताइए किस स्टेज में प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करना चाहेगा, आंसर दीजिए। प्रिया जी दे रही है, क्या पूछ रहे हैं प्रिया जी, हाँ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन सही है, नहीं बताया आपने, सेकंड स्टेज, जी हाँ सेकंड स्टेज बिल्कुल सही है। जो लोग भी आंसर सेकंड स्टेज दे रहे हैं सही है। तो देखिए, मैंने पहले भी क्लास में बहुत बार कराया है, जो हम क्वेश्चन सिलेक्शन बैच चला रहे थे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, उसमें मैंने सारा चीज़ डिटेल में बताया हुआ है ये सब कुछ। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूसर इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि उसे इंक्रीजिंग रिटर्न तो मिल रहा है लेकिन जो उसके रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं है। मैंने क्या बताया कि मशीन की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 25 टन चाय पत्ती बनाने का उसकी क्षमता है, जो कि यहाँ पर है,
यहाँ पर वो लगभग मान लीजिए 10 टन ही बना रहा है। तो जब एक प्रोड्यूसर ये देखता है कि उसकी जो मशीनरी है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी, तो मैं कम पर ही क्यों अपना प्रोडक्शन रुकूं। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर वही होता है जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मैक्सिमम आउटपुट बना सके, तभी वो प्रॉफिट में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फुली यूटिलाइज नहीं है, इसलिए एक प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन नहीं करता है। सेकेंड स्टेज में रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, क्योंकि देखिए ये टॉप पॉइंट है जहां पर इससे ज़्यादा टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए सेकेंड स्टेज में एक प्रोड्यूसर बना रहना चाहता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इसे इकोनॉमिक ऑफ नॉनसेंस कहते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसको सेंस नहीं है, वो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल बिहेव कर रहा है। क्योंकि थर्ड स्टेज में क्या है, आपका टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि हमने एक एडिशनल लेबर लगाया तो हमारा उत्पादन जो बढ़ नहीं रहा है बल्कि वो मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर रहा है। तो ऐसे में अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑफ नॉनसेंस, यानी जो प्रोड्यूसर है वो इरैशनल है, उसे प्रोडक्शन के नियम शायद पता नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है फिर भी मैं लेबर लगाया जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, आपका आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था सारा लॉ ऑफ वेरिएबल और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मैम स्केड्यूल से समझा दीजिए। अच्छा, स्केड्यूल से भी समझा दे। अच्छा, यही सारा चीज़ स्केड्यूल पे आप पुट कर लीजिए। क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, और पढ़ना है या फिर समझ आ गया तो बताइए, अदरवाइज मैं स्केड्यूल भी बताऊं। क्लियर है मैम? क्लियर है, सभी को क्लियर है? रिया जी का रिक्वेस्ट है स्केड्यूल से बताइए। ओके, स्केड्यूल से भी बताते हैं हम आपको। तो हमने ये लिख लिया सारा, ठीक है, बाकी रह गया सेकेंड स्टेज में हमने पढ़ लिया, एट पॉइंट ऑफ टीपी मैक्सिमम है, एमपी 0 है। और थर्ड स्टेज में भी लिख लीजिए स्टेटमेंट, इन थर्ड स्टेज टीपी इज फॉलिंग एंड एमपी इज नेगेटिव। आपका एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और थर्ड स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ नॉनसेंस। ठीक है, क्या लिख रही, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ नॉनसेंस आप इसे लिख लीजिएगा। थर्ड स्टेज को हम इकोनॉमीज ऑफ नॉनसेंस कहते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, बिकॉज प्रोड्यूसर इज इरेशनल। प्रोड्यूसर जो है आपका इरेशनल बिहेव कर रहा है। ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्टिविटी गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा लेबर जो है लगाया जा रहा है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्लियर है दीप्ति जी? तो नहीं बताएं स्केड्यूल? चलिए, अच्छी बात है, आपने मेरा एक काम कम कर दिया। हाँ, बताइए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है किसने दिया था? Who gave the law of diminishing return? बताइए किसने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? आंसर बताइए। लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग रिटर्न किसने दिया था? मार्शल। करेक्ट आंसर है, किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने दिया था। और देखिए जो एडम स्मिथ थे वो एक प्राकृतिकवादी इकोनॉमिस्ट थे। वो क्या कहते हैं, देखिए जितने भी इकोनॉमिस्ट थे सभी ने कहा कि जो हमारी पृथ्वी एग्रीकल्चर में हमें क्या मिलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन जो एडम स्मिथ थे वो कहते थे कि जो लैंड है, कृषि जो है, उसमें वो प्राकृतिकवादी थे, इसलिए वो प्रकृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। और वो हमेशा क्या कहते थे कि जो लैंड है यानी जो कृषि भूमि है उसमें जो है अविनाशी शक्तियाँ पाई जाती हैं, जिसके वजह से जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमेशा आपको क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, तो देखिए लास्ट ही है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो एडम स्मिथ थे वो एक प्राकृतिकवादी इकोनॉमिस्ट थे। वो कहते हैं कि जो हमारी भूमि है, लैंड है, उसमें क्या होती है, एक अविनाशी शक्तियाँ पाई जाती है जो कभी विनाश नहीं होता जिनका, इसलिए एग्रीकल्चर में हमेशा आपको इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट थे सभी ने कहा कि एग्रीकल्चर में आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है, लेकिन एडम स्मिथ पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। मार्शल ने इसको क्रिटिसाइज किया। मार्शल ने कहा एग्रीकल्चर में हमेशा ही डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलता है, अगर एग्रीकल्चर हो चाहे वो एलाइड सेक्टर हो जैसे फिशिंग हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसमें भी आपको डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलता है। बल्कि जो जॉन रॉबिन्सन थी, मिशेल जॉन रॉबिन्सन थी, वो क्या कहती हैं कि हमें एग्रीकल्चर में हमेशा ही डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलता है, कभी भी उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। और जो आपके विकसित थे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का नियम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कोई भी हो वो उतना ही सत्य है, मतलब प्रोडक्शन क्षेत्र में वो बात करते हैं कि उत्पादन के जितने भी क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो देखने को ही मिलता है, वो उतना ही सत्य है प्रोडक्शन सेक्टर में जितना कि जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य मतलब कि लाइफ में जो भी मतलब जितने लोग भी पैदा हुए हैं उन्हें एक ना एक दिन मरना है। तो विकसित कहते हैं कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न का नियम है, लॉ ऑफ पैमाने के गिरते प्रतिफल का नियम है, वो उतना ही सत्य है जितना जीवन का नियम सत्य है। ठीक है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। तो आप ये तो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है कि हर जगह आपको डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ये चीज़ फेवरेट है खाने का, मैंने जैसे बताया कि पिज़्ज़ा आप कहते हैं कि मेरा फेवरेट है, आपको एक हफ्ते वही चीज़ खाने के लिए दे दिया जाता है, आप क्या करेंगे, आपको उससे यूटिलिटी नहीं मिलती। आपकी यूटिलिटी क्या होती है, गिरने लगती है। आपको पढ़ने के लिए 10 दिन लगातार बैठा दिया जाए, कोई कहता है कि नहीं मैं बहुत पढ़ाकू, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, तो आप उन्हें लगातार 10 दिन 1 महीने पढ़ाने को दे दीजिए, तो एक समय के बाद क्या होगा, उसकी जो यूटिलिटी, पढ़ने से उसको यूटिलिटी मिलती थी अब वो धीरे धीरे घटती जाएगी। प्रोडक्शन में भी ऐसा है कि आप, मैंने बताया कि मशीनरी की एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा अगर आप उस पर उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, आपको उससे डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने लग जाएगा एक समय के बाद। सारे जगह पे देखने को मिलता है। मुझे लगता है हर जगह ये एप्लीकेबल है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उससे आपको क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न मिलने लगता है और ज़्यादा ही सस्टेन करता है। बात पे हंसी आ गई, जो बोल रही है दीप्ति जी सही बोल रही है। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। अच्छा, आपने देखा होगा इंडियन आइडल में, मैंने एक दिन अभी देखा था कि जो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं वो आए थे, वो क्या बोल रहे थे कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनकी जो वाइफ थी वो कहती थी कि मुझे भगवान जी 7वें जन्म में आपको ही मेरा पति बनाए। पर क्या हुआ कि अब वो क्या कहती, वो बोल रहे थे कि अब वो क्या कहती इस समय कि मुझे लगता है यही मेरा 7वां जन्म है, यही मेरा अंतिम जन्म है। तो मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो सारे जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, वाइंड अप करते हैं पर सेशन। तैयारी करिए जम के, टेस्ट आपको मंडे का होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।